नमस्कार साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, वक्फ बिल फाइनली लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पास हो गया और आज 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में भी पेश हो रखा है। बहस चल रही है, आज वहाँ भी पास हो ही जाएगा क्योंकि राज्यसभा में भी एनडीए का बहुमत है और पास हो जाएगा। लेकिन पास होते होते भी जो सेकुलरिज्म के नाम पे एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, इन्होंने एक खेल कर ही दिया। वो खेल ये किया कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल तब लागू होगा जिस दिन से राष्ट्रपति महोदया का उस पर साइन होगा, उस दिन से ये अप्लीकेबल होगा ये कानून। ये एक बहुत बड़ा इसमें भी खेला है, ये भी एक लोचा रह गया है इसमें, क्योंकि अभी तक ऐसे कम से कम ऐसे तमाम डिस्प्यूट हैं, 10,000 सुपर डिस्प्यूट हैं जो कि अभी चल रहे हैं और हजारों एकड़ ज़मीन पर वक्फ में दावा ठोक रखा है। उसका क्या होगा, उसका फैसला कौन करेगा आखिरकार? अगर कानून आज से लागू होगा या जिस दिन राष्ट्रपति महोदया साइन करेगी उस दिन से लागू होगा, तो फिर ये इसका फैसला कैसे होगा? क्योंकि वक्फ की दादागिरी तो जग जाहिर है, पूरे गांव के गांव, पूरे इलाका, पूरा जितनी सरकारी ज़मीनें हैं सब पे दावा ठोक देना है, कब्जा कर लेना है। और कब्जा करके करना क्या है? किसी गरीब का उससे फ़ायदा नहीं करना। ओवैसी जैसे और कई बड़े मुस्लिम धुरंधर नेता कोई अभी राज्यसभा में आज राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने अपने डिबेट के दौरान तमाम ऐसे नाम गिनाए जो कि कांग्रेस के नेता रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सीका जाफर शरीफ तक का नाम लिया कि उन्होंने वक्फ की ज़मीनें कब्जा कर रखी थी। बताइए, इस तरह की धांधलेबाजी वक्फ के नाम पे चल रही है। और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन के जितने नेता हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे इस धांधली को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मुस्लिम नेता तो मात्र 37 थे, 232 जो इसके विरोध में जो वोटिंग हुई, मात्र 37 मुस्लिम नेता थे 232 में, बाकी सब हिंदू नेता थे। इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसको अब तक तुष्टिकरण के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी धांधलेबाजी के लिए इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। गजब का इनका दीन ईमान है और गजब की इनकी नैतिकता है। फिर छोड़िए, अभी पता चला है कि पहले तो मात्र ये कहा जा रहा था कि 10 लाख एकड़ 9 लाख एकड़ ऐसे कुछ ज़मीन का पता चल रहा था कि वक्फ के नाम पे है। लेकिन पार्लियामेंट के डिबेट के दौरान पता चला कि वक्फ बोर्ड के नाम पे उनके पास है, जो कि लीगल इलीगल जो अवैध कब्जा है, उसको कुल मिलाकर 40 लाख एकड़, 40,000 लाख एकड़ ज़मीन इन्होंने कब्जा कर रखी है, जिसमें कि अधिकतम ज़मीनों पर डिस्प्यूट है। और डिस्प्यूट इस हिसाब से है कि जो धारा 40 है, जो कि 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने जोड़ा था वक्फ एक्ट में, उसके तहत वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि ये हमारी ज़मीन हो सकती है या हमारी ज़मीन है या इस ज़मीन पर हमें दावा करना चाहिए। बस वक्फ बोर्ड उस पर उंगली रख दिया, अपना नोटिस लगा दिया, उसकी ज़मीन हो गई। अब जिसकी ज़मीन है वो दौड़ता फिरे, भागता फिरे, वो प्रूफ करेगी नहीं वो मेरी ज़मीन है। अगर मेरी ज़मीन पे वक्फ ने दावा कर दिया तो वक्फ की कोई जिम्मेदारी नहीं है उस प्रूफ करने की। कहने का मतलब यह है कि ना लिखा न पढ़ी, वक्फ कहे वही सही। अब उसको साबित करने के लिए वक्फ के दरवाजे ही हमें जाना है। वक्फ पे अगर उनकी जो भी सुनवाई करने का तरीका है, जैसे कि कहा गया ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ने अगर मान्यता दे दी कि नहीं वक्फ की ज़मीन है, फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन सकता, फिर तो वक्फ की ज़मीन है। और ऐसे ही 40,000 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के कब्जे में है, जिसमें कि तमाम किसानों की ज़मीनें हैं, तमाम ऐसे डीडीए की ज़मीन है, तमाम ऐसे रेलवे की ज़मीन है, सेना की ज़मीनें हैं। माने ऐसे ऐसे ज़मीनें पड़ी हुई हैं वक्फ के कब्जे में, जिसका कि कोई उसका जवाबदेही देने वाला नहीं है कि आखिर इसके कागज़ कहाँ हैं, इसका कोई सबूत है नहीं है। नहीं, बस वक्फ की नोटिस लग गई, अब बोर्ड लग गया, वहाँ पे वक्फ की ज़मीन हो गई। अब दुनिया की कोई भी ताकत उस पर सुनवाई नहीं कर सकती।
तो देर आए दुरुस्त आए। चलिए कोई बात नहीं, ये मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तमाम ऐसे विरोधों को झेल करके देश हित में ये काम किया। और उनको भी जो ऐसे वक्फ बोर्ड के वक्फ अमेंडमेंट कानून को विरोध करते हैं, वक्फ बोर्ड के ऐसे काले कानूनों को जो धारा 40 जैसे कानून है इनका समर्थन कर रहे हैं, वैसे जितने भी पार्टियां और सांसद थे जो कि विरोध कर रहे थे, उनको तमाम लानतें भेजी जानी चाहिए। कम से कम उनको इस बात का शर्म होना चाहिए कि देश के प्रति कोई नैतिकता तुम्हारी है या नहीं है। और वैसे जैसे धमकीबाज लोगों का कोई भी धमकी काम नहीं आया। तमाम ऐसे मौलाना जो कि वक्फ के ज़मीनों पे वक्फ के प्रॉपर्टी पर बैठ करके मलाई खा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, उसको उसकी किराए खा रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहे हैं। गरीबों को उससे कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं। उन लोगों की तमाम धमकियां, जंतर मंतर पे धरने, पटना में प्रदर्शन रैली, विजयवाड़ा में रैली, तमाम चीज़ें पूरे हथकंडे अपनाए गए। धमकी दे दी गई चिराग पासवान को, जेडीयू को, टीडीपी को और जयंत चौधरी जी को धमकी दी गई कि अगर आपने इस बिल का समर्थन किया तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान का समर्थन खो देंगे। इस तरह की धमकियां दे करके ब्लैकमेल करने की, डराने की कोशिश भी हुई। लेकिन धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कि इनके संपर्क में जो आता है वो राष्ट्र को और राष्ट्रवाद को समर्थन देने को मजबूर हो जाता है। उसकी अंतरात्मा कहीं न कहीं इस बात का गवाही देती है कि हमें राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवाद के साथ और सच्चाई के साथ, न्याय के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि लोकसभा में ये बिल 288 यानी कि 232 के मुकाबले 288 से ये कानून पास हुआ है, ये संशोधन बिल पास हुआ है। और आज राज्यसभा में बहस चल रही है और उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा में भी ये पर्याप्त बहुमत के साथ ये बिल पास होकर के कानून बन जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन सब चीज़ों को करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना दबाव झेलना पड़ रहा होगा। जो जिस तरह की विरोध की जा रही है, जिस तरह से दबाव में लाया जाए, जिस तरह से बम फैलाया जाता है, जिस तरह से र्यूमर फैलाए जाते हैं, अफवाहों का बाजार गर्म किया जाता है कि मुसलमानों की ज़मीनें छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, कब्जे मस्जिदें छीन लिए जाएंगे, दरगाहें छीन ली जाएंगी, और इस तरह की दबाव विदेशों से भी डलवाए जाते हैं। लेकिन जो झुक जाए उसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आपको सैल्यूट है, आपको सादर प्रणाम है कि आपने अपना स्टैंड कायम रखा और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराया। और देश की जनता इसीलिए आपके साथ खड़ी है। इसमें बहुतायत ऐसे समाज है जिसको जाति से कोई मतलब नहीं है, जातीय बंधन से ऊपर उठ करके आपको सपोर्ट करता है, आपको वोट देता है, आपके समर्थन में खड़ा रहता है, इसलिए कि उसको लगता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर भले हमें कुछ देना दें, हमारी जाति को कुछ देना दें, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो अगड़ा समाज है, सवर्ण जातियां हैं, उनको खास करके भाजपा सरकार से कुछ भी ऐसा कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद कदम से कदम मिला करके आपके साथ इसलिए चलते हैं ताकि उनको एक ही चिंता रहती है कि अगर नरेंद्र मोदी जी चले गए, सरकार गिर गई, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान ये जो तुष्टीकरण वाले हैं ये कर डालेंगे, और जो करते आ रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा थी कि धारा 40 जो जोड़ी गई वक्फ बोर्ड के बिल में, कानून में, वो धारा 40 कहता है कि वक्फ बोर्ड को अगर लगे कि ये ज़मीन हमारी हो सकती है, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कागज़ नहीं, कोई मतलब नहीं उस बातों से, उस पर वक्फ बोर्ड अपनी उंगली रख दे, बस वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो गई।
फिर कोई उसको छुड़ा नहीं सकता, और न किसी की ऐसी हिम्मत है कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सुनवाई कर दे। ऐसा कानून, ये काला कानून नहीं था और क्या था। और जो वक्फ बोर्ड जिसके पास मात्र आज़ादी के समय 50,000 एकड़ ज़मीन मात्र वक्फ बोर्ड के पास था। आज़ादी के बाद से आज तक मात्र 75 सालों में उस वक्फ बोर्ड के पास 40 लाख एकड़ ज़मीन है। कहाँ से आई भाई? किसने दान किया? कहाँ से तुमने कब्जा की? दानकर्ताओं का नाम दिखाओ, कुछ नहीं है। कागज़ दिखाओ, कुछ नहीं है। कैसे आई? हमारा बोर्ड लग गया इसलिए हमारा है। हमने 4 दिन किसी डीडीए पार्क में जाके नमाज़ पढ़ ली, वो ज़मीन हमारा हो गई, वो ज़मीन वक्फ बाई यूजर हो गई। वक्फ बाई यूजर के नाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन कब्जा की गई, लाखों एकड़ ज़मीन। किसी पार्क में जा कर के 4-6 दिन नमाज पढ़ लो, वक्फ बाई यूजर ज़मीन हो गई। अब वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, कोई हिला नहीं सकता उसको। क्या अंधेरगर्दी मचा रखी थी, समझ नहीं आया। तो एक बार फिर सैल्यूट प्रधानमंत्री जी आपको, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और संपूर्ण एनडीए के जो सहयोगी दल जिन्होंने समर्थन दिया है, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी। भले आपने थोड़ा एक लोचा लगा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको सैल्यूट है, नमस्कार है। आपने इस संशोधन का समर्थन देकर के देशवासियों को देश हित में सोचा है और एक काले कानून के हथियार से गुंडागर्दी जो की जा रही थी उससे आपने देश को बचाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।